हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सीरीज। मेरा नाम है गौतमी नायर और आज हम करने वाले हैं चैप्टर जेंडर, रिलीजन और कास्ट का फटाफट रिवीजन। सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट दिया है एनसीईआरटी में, वो है अबाउट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि सोसाइटल लेवल में मेन और विमेन के बीच में एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि विमेन को क्या बोलते हैं कि घर के काम पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मेन के लिए ज्यादातर प्रीडोमिनेटली बोलते हैं दैट आउटसाइड वर्क is what it is completely run by men। तो इसी कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एंड मेन ऑफन थिंक कि जो हाउस होल्ड वर्क रहता है वो विमेन का ही रहता है, और बाहर का जो ऑफिस वर्क है, जो पब्लिक स्पेसेस में जो काम है, वो केवल मेन का काम है। एंड बट क्या होता है व्हेन दीज वर्क, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, टेलरिंग का काम हो गया, व्हेन दीज आर पेड वर्क आउटसाइड स्पेसेस में, घर के बाहर, व्हेन दीज आर पेड वर्क, दैट इज आल्सो डन बाय मेल्स। तो अगर इन्हीं काम को अगर पैसा दिया जाए तो मेल्स रेडी रहते हैं इन पर्टिकुलर कामों को करने में। नेक्स्ट, नाउ बिकॉज ऑफ दीज डिविजन, बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, घर और बाहर के बीच में जो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसी वजह से जो है कई सालों से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चल रहा है, एजिटेशंस हो रहे हैं, डिमांड्स हो रहे हैं अबाउट देयर पॉलिटिकल, अबाउट देयर लीगल राइट्स। तो फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो एग्जाम्पल है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है इन दी पब्लिक स्पेसेस। यानी कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट लेवल पे इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स विच लेड टू दैट। इवन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में भी हुए हैं, बट प्रीडोमिनेटली आज भी हम इंडिया को एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के तरह ही देखेंगे। क्यों? उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में। सबसे पहला एग्जाम्पल है लिटरेसी रेट का। तो जो फीमेल्स का लिटरेसी रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 54% एज कंपेयर टू द लिटरेसी रेट ऑफ मेल, जितना है 76% का है। और जो स्कूल ड्रॉप आउट जो डेटा है वो भी हमें दिखाता है कि फीमेल्स जो है आफ्टर प्राइमरी स्कूल दे ड्रॉप आउट यूजुअली आउट ऑफ स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जो एवरेज इंडियन विमेन है दे वर्क 1 hour एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द मेल्स। और उसका वजह यह है कि दैट विमेन जो है ऑफिसेस में भी काम करती हैं, बट जो डोमेस्टिक लेबर का जो काम है वो आज भी कहीं ना कहीं कंप्लीटली जो है इट इज हैंडल्ड बाय फीमेल। सो इसी वजह से जो उनका जो काम है वो एवरेज इंडियन मेन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है एवरी डे। द नेक्स्ट इज दैट इन मेनी पब्लिक स्पेसेस विमेन आर पेड लेस, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, सिनेमाज हो गया, फैक्ट्रीज हो गया। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज गारंटीड दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और यहाँ पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी आया था 1976 में, बट इसके बावजूद विमेन एट मेनी प्लेसेस दे आर स्टिल पेड लेस। नाउ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, दिस इज स्टिल अ मेजर रोल जो प्ले करता है, जिसके वजह से देयर इज अ स्क्यूड चाइल्ड सेक्स रेशियो। और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसका जो डेटा हमें ये बताता है 850 से लेके 800 तक का एक स्क्यूड सेक्स रेशियो हमको देखने को मिलता है। एंड देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स, क्राइम रिपोर्ट्स हैं, तो इसमें क्या बताते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन नॉट जस्ट हैपेंस एट द पब्लिक स्पेसेस एंड ऑफिसेस, बट इट आल्सो हैपेंस इन इनसाइड द होम एज वेल। और इसका मेजर कारण जो है वो पॉलिटिकल स्कॉलर्स ये बताते हैं, ये इसी वजह से ये जो इनइक्वालिटी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लेजिस्लेचर में जो फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो केवल 14.36% का था। बट यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, वो है पंचायती राज सिस्टम का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है 1/3 सीट्स टू बी रिजर्व फॉर फीमेल्स। और इस वजह से जो है बहुत सारे जो फीमेल्स हैं अब रिप्रेजेंटेशन है उनका एट द लोकल बॉडीज, यानी कि विलेज लेवल पे एंड इवन एट द अर्बन लोकल बॉडी लेवल। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म, और किस तरीके से इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, रिलीजन का एक्सप्रेशन करना, अपने रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए डिमांड करना, ये गलत बात नहीं है पॉलिटिक्स में, बट व्हेन इट टेक्स एन एक्सट्रीम फॉर्म, यानी कि जब वो एक कम्युनल फॉर्म ले लेता है, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज when religion is expressed in exclusive and in partisan terms, तब क्या होता है? Violence,
वायलेंस को ये ज्यादा प्रमोट करता है एंड इट ब्रिंग्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट। इफ देयर इज एनी कॉमनैलिटी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, तो ये लोग क्या बोलते हैं, जो कॉमनैलिटी है वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट और डिमांड्स हो सकते हैं जो आपके दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के सिटीजन्स के साथ मैच करते हो। बट कम्युनल आइडिया क्या बोलता है, जो कट्टरपंथी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो डिमांड्स हैं, ये जो इंटरेस्ट आपके दूसरे रिलीजन के साथ है, वो सुपरफिशियल लेवल पे है और देखना बाद में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस तरीके के जो है आइडियाज, ये कट्टरपंथी लोग जो कम्युनल लोग हैं, वो हमेशा ही इस तरीके आइडियाज को प्रमोट करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये जो है कम्युनलिज्म इट फाइनली लीड्स टू अ वायलेंट एक्टिविटी। सबसे पहले क्या होता है, एवरीडे बिलीव्स, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं दूसरे रिलीजियस दूसरे कम्युनिटीज का, वो कहीं ना कहीं इस चीज का फाउंडेशन लेवल होता है, जो हमारे एवरीडे स्टीरियोटाइप्स है बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। और इलेक्शन में जब ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये पार्ट बन जाता है, तब क्या होता है, ये जो रिलीजियस कम्युनिटी होते हैं दे यूज सेक्रेड सिंबल्स, दे यूज द आइडिया ऑफ फियर, कि अगर ये कम्युनिटी हमको डोमिनेट करेगी तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर रिलीजन। तो एक फियर का जो एक टेंडेंसी है वो ये पैदा करने की कोशिश करते हैं, बाय टू मेंटेन पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड टू मोबिलाइज रिलीजियस कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर रिलीजियस कम्युनिटी। एंड जब ये जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, देन इट लीड्स टू राइट्स। और इसका प्राइमरी एग्जाम्पल हमारे पास है जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, और इसी वजह से हमारे जो लीडर्स थे इन्होंने ये डिसाइड किया दैट इंडिया फ्रॉम beginning from 1947 itself only it is going to be a secular state। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, जिनके पास एक ऑफिशियल रिलीजन है, बट इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन और नो स्टेट रिलीजन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है, हमें ये फ्रीडम देती है टू प्रोफेस प्रोपगेट आवर ओन रिलीजन, एंड इट प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। ऑल्सो इट अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन, अगर उनको लगता है कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, टुवर्ड्स विमेन, सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है दैट स्टेट इज एक्टिवली इंटरवीनिंग, फॉर एग्जांपल बैनिंग अनटचेबिलिटी। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे आगे क्या है कास्ट सिस्टम और कैसे कास्ट और पॉलिटिक्स आर इंटर रिलेटेड। तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम भाई होता क्या है। नाउ सोसाइटी जो है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे लेबर एक्टिविटीज होते हैं, बट व्हेन दिस डिविजन ऑफ लेबर टेक्स एन एक्सट्रीम फॉर्म, व्हेन hereditary occupational division is sanctioned by rituals, that is something called as a caste system। तो इसके कुछ हमको क्या है आइडियाज देखने को मिलते हैं एवरीडे लाइफ में, जैसे कि दे प्रैक्टिस सेम प्रोफेशन, जनरेशंस जो है सेम प्रोफेशन फॉलो करते हैं। अगर कोई ट्रेडर है, मर्चेंट है, तो उनके बच्चे भी वही होते हैं। अगर कोई फार्मर्स हैं तो उनके बच्चे भी वही सेम प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। दे मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड दे डू नॉट ईट with the members of other caste group. Now, it was based on the idea of what? Idea of exclusion and discrimination against the outcast communities, or against what? Against untouchables. So they followed the practice of untouchability, which was very very demeaning for some marginalized communities in India। और बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जैसे कि ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने यही कोशिश किया कि वो कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली सोसाइटी से एलिमिनेट कर सके। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो है कास्ट सिस्टम धीरे धीरे इट हैज गॉन अंडरगॉन सम चेंजेस। तो सबसे पहला रीजन जो है क्यों कास्ट सिस्टम हैज अंडरगॉन चेंज, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अभी बहुत सारे लोग जो है विलेज से अब अर्बन की तरफ ट्रांसफर हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, टाउन्स और सिटीज में आए हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे नहीं है। अगर आप विलेजेस में देखेंगे तो कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है कम्युनिटीज का, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टाउनशिप में देखेंगे, फ्लैट्स में देखेंगे, यू डोंट नो कि जो आपका जो बगल वाले पर्सन है, जो मेट्रो में आपके साथ जा रहे हैं, जो बस में आपके साथ जा रहे हैं, उनका कास्ट क्या है। तो अर्बनाइजेशन के वजह से, लिटरेसी के वजह से, एजुकेशन के वजह से कास्ट सिस्टम हैज अंडरगॉन सम चेंजेस एंड इट हैज आल्सो ब्रॉट इन समथिंग कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इसका क्या मतलब है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अगला जनरेशन है, इट इज नॉट टेकिंग अप
द प्रोफेशन ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। और ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के वजह से विलेजेस के जो लैंडलॉर्ड से जो अपर कास्ट का जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, इट इज समवॉट ब्रेकिंग डाउन। अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी किया है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होगा। बट आज भी ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं दैट कास्ट सिस्टम इट इज स्टिल मेंटेनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल आर मैरिंग विद इन देयर ओन कास्ट। अनटचेबिलिटी के अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इट हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड विद इकोनॉमिक स्टेटस, और इसका प्राइमरी एग्जांपल हमको देखने को मिलता है व्हेन वी सी द पॉवर्टी लाइन इंडेक्स। हम इसका डेटा अगर हम देखेंगे, जो हिंदू अपर कास्ट लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी उनकी जो पॉपुलेशन है वो केवल 9.9% है। बट अगर हम एससी कम्युनिटी को देखेंगे, एसटी कम्युनिटी को देखेंगे, इनका जो डेटा है अगर हम देखेंगे 38 से लेके 35% तक जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो कास्ट इज नाउ इंटरमिंगल्ड विथ व्हाट द इकोनॉमिक स्टेटस। और ये क्यों है? बिकॉज देयर हैज बीन हिस्टोरिकल अनजस्टिस। किस तरीके से? कि जो लैंड का जो एक्सेस है, जो एजुकेशन का जो एक्सेस है वो अपर कास्ट कम्युनिटी के पास पहले था। तो जो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिसेस हुई है, इस वजह से जो है आज भी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं इनके पास रिसोर्सेस कम है, और इसी वजह से हमें ये डिविजन, हमें इनइक्वालिटी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अगर हम आगे देखेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक है किस तरीके से कास्ट और पॉलिटिक्स अब इंटरमिंगल हुए हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, अब वो जो कैंडिडेट्स हैं बेस्ड ऑन द कास्ट दे आर इलेक्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट को अगर हम देखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि एक पॉपुलेशन के जो कास्ट के लोग हैं वो ज्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू चूज द कैंडिडेट बेस्ड ऑन कास्ट। नाउ अपील इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कास्ट सेंटिमेंट्स। यहाँ पे हमको वोट बैंक पॉलिटिक्स देखने को मिलता है कि जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये अपील करते हैं अपने वोटर्स को कि आप हमें वोट दीजिए। तो क्या कर रहे हैं ये? एक तरीके से कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, वो है द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से क्या हुआ? हर एक सिटीजन के पास पावर हुआ वोट देने का। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू गिव वन वोट एंड एवरी वोट कैरीज इक्वल वैल्यू। तो वो इक्वल वैल्यू की वजह से जो है एक न्यू कॉन्शियसनेस पैदा हुई, जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको भी अपना एक पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाने का अब एक स्पेस मिल पाया विद इन इंडिया। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बट ये दोनों इलेक्टोरल एस्पेक्ट है, किस तरीके से लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को किस तरीके से पॉलिटिकली मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट इलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बहुत सारे और रीजंस हैं जिस तरीके से लोग अपने पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो पॉपुलैरिटी रेट है, वो भी डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे जो एमएलएज और एमपीज हैं जो रूलिंग पार्टी की भी है, वो दोबारा इलेक्शन समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू विन। तो इसका क्या मतलब है? जो प्रेफरेंसेस होते हैं दे आर नॉट फ्रोजन, दे कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन कि उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल, पिछले जो उन्होंने जो अपना काम किया है उस बेसिस पे भी वोटर्स डिसाइड करते हैं। तो कास्ट इज नॉट जस्ट वन फैक्टर बट इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से कास्ट हैज गॉटन politicized. So each caste now what they try to now bring in the other subcaste as well. Why? Because इनका ये dialogue और negotiation वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं and they are able to what? They are able to come in power. तो जब वो अपने कम्युनिटी के लोगों को, सब लोगों को साथ में लेके आते हैं, इवन द सब कास्ट एज वेल, सब ग्रुप्स एज वेल, तो उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो पावर है पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं आगे रहता है, कहीं ना कहीं ऊपर रहता है। तो इस वजह से दे ट्राई टू politically mobilize the subcaste groups as well. Next क्या है? Now new kinds of castes are emerging. जैसे कि for example forward caste, backward caste, and they are now entering into the political arena. और हमको क्या देखने को मिला है? Expression of the caste inequalities have given many communities space to demand power. For example,
अब हमको देखने को मिलता है ओबीसी पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स। पहले इन लोगों को किसी भी तरीके का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बट अब हमको ये देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज दे आर एबल टू एक्सप्रेस कि किस तरीके के इनइक्वालिटी से लोग गुजर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इमर्जिंग इन इंडिया। और अब जो एनजीओस हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग what they are also demanding equal weightage, equal rights for them, land access for them, education and employment opportunities भी ये जो pressure groups हैं, NGOs हैं, they are demanding for the marginalized communities। तो ये था बच्चों gender किस तरीके से politics से related है, religion and communal politics किस तरीके से होता है इंडिया में, और finally हमने पढ़ा कि what is caste system and how it is intermingled with politics। I hope कि ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर चैप्टर्स इन आवर रैपिड रिविजन सीरीज। टिल देन रिवाइज वेल, टेक केयर, बाय।